चलिए देखिए बेटे, अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। अब रेस्पिरेशन का पार्ट देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे। रेस्पिरेशन ध्यान रखिएगा बेटे, जो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में, जो डिफरेंट काम के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फूड फ्रॉम फूड, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटे, हम फूड का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोज है, ये ध्यान रखिएगा। फूड का मतलब क्या है, हाँ। फूड का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज। ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं हम, एयर से लेते हैं, एनवायरमेंट से। और ये फूड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इसमें कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है, और ये एनर्जी को हमारी बॉडी क्या करती है, यूज करती है। और ये जो प्रोसेस है बेटे, हर ऑर्गेनिज्म में होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म डज दिस, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है चाहे बड़ा ह्यूमन है, ये प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म की हर सेल में होगी। और ध्यान रखना, हर सेल का मतलब है लिविंग सेल, ना कि डेड सेल। मतलब जो भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों में लिविंग सेल भी होती है, हम लोगों में भी लिविंग भी है, डेड भी है। जैसे हेयर के हमारा डेड सेल होती है, नेल्स के हमारे डेड डेड सेल होती हैं। तो यहाँ नहीं होगी ये प्रोसेस। लेकिन जितनी भी हमारी बॉडी की लिविंग सेल्स हैं, या प्लांट की हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की हैं, वहां पर हर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होगी। ठीक है। और सेम यही होगी। कुछ और डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा मैं। और ये क्या होती है बेटे, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल का मतलब क्या है, कि केमिस्ट्री वाली प्रोसेस होती है ये, केमिकल रिएक्शन होती है। अब क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और कहाँ होती है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। हाँ। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लेकिन ध्यान रखना, पार्शियली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और पार्शियली माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर। पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है, फिर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन, और कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। और एसेंशियल है लाइफ के लिए बेटे, क्योंकि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगी सारी एक्टिविटीज के लिए। यदि मान लीजिए ये एनर्जी प्रोवाइड ना हो, तो हमारा क्या होगा, वी विल बिकम डेड। क्लियर हुआ। हाँ। और ये क्या है, बेसिकली बेटे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत इजी नहीं है। और खास तौर से इसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है ब्रीदिंग, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग में क्या है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ब्रीदिंग का मतलब क्या है बेटे, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्लियर। प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं, लेकिन दोनों में करने का तरीका अलग अलग होता है, और हर एनिमल में अलग अलग होता है, सारे एनिमल्स में सेम नहीं होता। ठीक है। तो हम उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा, जब ब्रीदिंग हो गई, ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन के बाद फिर ऑक्सीडेशन होगा, जो सेल में जाके होती है। यहाँ पर क्या होगा बेटे, हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ये एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन में ही होगी। लेकिन ये क्या होगा, एवरी सेल में होगी। ये डिफरेंस होता है ब्रीदिंग में और सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आया। हाँ मामा जी। और ये प्रोसेस क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था, कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मिलके, एनर्जी मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये ठीक उल्टा है। यदि आप फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन उल्टी करके लिख दें, मतलब राइट वाला लेफ्ट में लिख दें, लेफ्ट वाला राइट में लिख दें, तो सेम वही चीज हो जाएगी। क्लियर हुआ। हाँ मामा जी। इसको रीड करो। Respiration. The process of releasing energy from food is called respiration. It involves taking in oxygen of air into the cells, using it for releasing energy by oxidation of food, burning for various cellular needs of the body, and then eliminating the waste produces carbon dioxide and water from the body. Food plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. It is a biochemical process taking place in mitochondria in cells of body. It is the site of respiration. This process is common to all organisms. Respiration is essential for life because it provides energy for carrying out all the life processes which are necessary to keep the organisms alive. Respiration is a complex process.
It includes A, breathing. It involves the mechanism of exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. B, oxidation of food occurring cells to release energy. Respiration is just opposite of photosynthesis. Reason photosynthesis makes food by using carbon dioxide, water and solar energy and releasing oxygen. Whereas respiration breaks food by using oxygen and releases carbon dioxide, water and energy. वेरी। अब देखिए बेटे, जो जो हमारा रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर कैसे होती है। ध्यान रखना बेटे, एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको कहीं ना कहीं हमको स्टोर करना होता है। समझ में आया? हाँ, एनर्जी दिखती नहीं है हमको, लेकिन फील हो सकती है। वी कैन नॉट सी द एनर्जी बट वी कैन फील द एनर्जी। और हमें क्या करना है बेटे, एनर्जी को स्टोर करना होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं हम इसको? एनर्जी करेंसी। और फ्यूल बेसिकली बोलते हैं सेलुलर प्रोसेस के लिए। एटीपी का पूरा नाम क्या है बेटे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब ये बेटे, आपको बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ नाम वगैरह याद कर लो, बाकी तो 11th 12th में देखते हैं। ट्राई मतलब इसमें फॉस्फेट, जो PO4 जो होता है, PO4 3- होता है। मैंने आपको केमिस्ट्री में समझाया है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, तो इससे फॉस्फेट बनता है हमारे पास। इसमें तीन जो रेडिकल होते हैं वो फॉस्फेट के होते हैं। समझ में आया? हाँ मामा जी। इसका एक और फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं एडीपी। एडीपी का मतलब होता है बेटे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल होते हैं। दो मॉलिक्यूल का मतलब, सॉरी, दो रेडिकल इसके अंदर होते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना बेटे, जो एनर्जी बनी थी, जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हुई, वो क्या करेगी? एडीपी, वो इसमें फॉस्फेट में स्टोर हो जाती है। किसमें होती है? फॉस्फेट में स्टोर होकर के ये एडीपी के साथ बाइंड कर जाएगी और एटीपी बना देगी। मतलब क्या हमारे पास एटीपी क्या हुआ? ये एडीपी और पी मिलाकर के क्या बन गया? एटीपी बन गया। और ये इसमें हमारी एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये जो एटीपी क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे बेटे इलेक्ट्रिक एनर्जी जहां पावर हाउस में जनरेट होती है वायर के थ्रू, हमारे घर में आती है नहीं आती है? ऐसे ही क्या हाँ है मामा बेटे, जी। एटीपी क्या करेगी, जहां इसको यूज होना है वहां पर जाएगी और फिर दोबारा से क्या करेगी बेचे, ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, फॉस्फेट निकाल देगी और उस फॉस्फेट से क्या हो जाएगी? एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी क्या होगी? वहां पर यूज हो जाएगी। तो जो डिफरेंट प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? जिनको एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या करेंगी? इस एटीपी के एनर्जी जो यूज करेंगी और उसको जो है बेसिकली अपने यूज में ले लेंगे। और जब भी एक एटीपी जब ब्रोक होगा, जिससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 30.5 किलो जूल पर मोल। एटीपी को कैसे ब्रोक करते हैं? वाटर से, वाटर के साथ में यूज करके इसको ब्रेक करते हैं, फिर वो एनर्जी हमारी पानी में मिक्स हो जाती है और वो पानी में मिक्स होकर के उसको काम करेगी। तो कितना एनर्जी है 1 मोल में? जैसे आपने 9th में मोल पढ़ा था, तो 1 मोल में 30.5 किलो जूल एनर्जी हमारी रिलीज होती है। और ये एटीपी, ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होती है? जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें यूज होगी। कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हाथ वगैरह घुमाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और मसल। प्रोटीन सिंथेसिस में, नर्वस सिंपल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो नर्व सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन जाती है वहां पर। और इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी जहां भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ये वहां पर एनर्जी क्या होगी? यूज होगी। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है? बेसिकली जो मैंने फॉस्फेट बताया था उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एडीपी में 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप। रीड करो बेटे। How energy released during respiration is stored. Energy currency of respiration is ATP. ATP is adenosine triphosphate, high energy content. The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP from ADP and organic phosphate as ADP plus P in the presence of energy gives ADP. P is equals to ATP. P is phosphate. The energy released is the chemical energy which gets stored in ATP. So ATP is the energy currency of fuel for most cellular process. When the cells need energy, then ATP can be broken down using water to release energy. Endothermic process in the cells uses ATP to drive the reaction and ATP is broken down to give a fixed amount of energy. When the
Terminal phosphate linkage in the ATP is broken using water. Energy equivalent to 30.5 kg mole is per mole is released. ATP can be used in the cells for contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses, and many other activities related to the functioning of cells. ADP, adenosine diphosphate, is present in the cell. It has low energy content. Inorganic phosphate. It is a substance which contains phosphate group made up of phosphorus and oxygen. It is present in a cell. ADP contains two phosphate groups while ATP contains three phosphate groups. वेरी गुड। अब देखिए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होगी बेसिकली। बेटे जो हमारे पास ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। इसमें हाँ क्या होते हैं, कार्बन के 6 एटम होते हैं। तो पहले क्या होगा कि ये बेटे ग्लूकोज, ये हमारा जो साइटोप्लाज्म में, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म जो होता है बेटे, उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड कहते हैं। तो मतलब इससे हमारे पास क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पायरुवेट। समझ में आया? हाँ मामा जी। ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुवेट के, या पायरुविक एसिड किसको बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये पूरी प्रोसेस होती है, ध्यान रखना, ये साइकिल नहीं है, ये क्या है, प्रोसेस है बेटे। ये स्टेट हमारी चेंज चलती है। इसमें हमारे पास ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 हमारे पायरुवेट के जो है मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और ये कहाँ होती है, हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। और ये हर ऑर्गेनिज्म में सेम होती है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। हर ऑर्गेनिज्म में सेम, इवन बैक्टीरिया में भी यही सेम प्रोसेस होगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। कोई भी हो, हर एक में यही सेम प्रोसेस होगी। और ये क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट होता है। अब इसके बाद क्या है बेसिकली, ये जो पायरुवेट का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, वैसे एग्जाम में पूछते नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर लेना। ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, कार्बन में। अब जब बेटे यहाँ पर ये हमारा पायरुवेट बन गया, तो इसके 3 पाथ हो सकते हैं। 3 पाथ मतलब स्टेप 2 क्या होगा, ये बेटे जैसे हमारे पास एक हो सकता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दूसरा हो सकता है ऑक्सीजन एब्सेंट है, तीसरा हो सकता है ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तीनों चीज समझ में आई। एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, भरपूर है। दूसरी है ऑक्सीजन एब्सेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी है ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है। क्लियर? तो बेटे जब जो है, अब मान लीजिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये कहाँ होगी, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हमारी होगी। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुवेट कहाँ का चला जाएगा, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। और वहां पर जो है पायरुवेट ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी टोटल 38 एटीपी। देखिए 2 एटीपी रिलीज होते हैं बेटे ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में। और 36 एटीपी हमारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको हम कहते हैं, टोटल 38 हो गए जो ग्लाइकोलाइसिस में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? कैप साइकिल। सर ने पढ़ाया क्रेब्स साइकिल, नहीं? नहीं सर ने, मतलब सर ने हमारे, उन्हें बताया था कि ज्यादा कुछ इसमें मतलब आपका अभी नहीं पढ़ना है ये आपको। हाँ, ये सब 11 12 में करना है, लेकिन बस नाम पढ़ लो, क्रेब साइकिल इसको हम बोलते हैं। पूरी एक साइकिल चलती है। क्लियर? तो इसमें हमारे पास समरी क्या होगी बेटे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, साथ में यहाँ 2 एटीपी निकल जाते हैं। फिर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में CO2, ये हमारे वाटर निकल गया। 36 यहाँ निकलते हैं, 2 यहाँ निकलते हैं, टोटल मिला के 38 हमारे ये हो जाते हैं। क्लियर? हाँ। अब दूसरा क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कंप्लीटली ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ईस्ट में और जो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल क्या होता है, ये एल्कोहल होता है बेटे, जो लोग पीते हैं, जो पीते हैं ना लोग एल्कोहल, शराब जो कहते हैं इसको हम शराब, हाँ ये वो होता है, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है बेटे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना। और ये पूरी की प्रोसेस क्या होगी बेटे, हमारी साइटोप्लाज्म में ही होगी ये प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी। ठीक है ना? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये नॉर्मली यूज होता है अल्कोहल वगैरह बनाने में, ये प्रोसेस यूज होती है। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब जैसे ह्यूमन है या अदर एनिमल्स हैं,
जैसे मान लीजिए भाग रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या उनको बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। अब क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीजन उतना नहीं दे पाती है, तो क्या करती है हमारी मसल सेल, तो बेटे हमारी मसल सेल क्या करती हैं कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है, मतलब वो बगैर ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करने लगती हैं। यहां पर मैंने गलत लिख दिया है, ये एथेनॉल नहीं होगा बेटा, ये लैक्टिक एसिड होगा। ये क्या होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। बेटे लैक्टिक एसिड और कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनता, ये मैंने शायद ऊपर लिखा ऐसी पेस्ट कर दिया। लैक्टिक एसिड प्लस 2 ADP बनेगा। ठीक है। हाँ। तो ये लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटे, हमारी मसल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और ये क्या क्रिएट करता है, मसल क्रैम्प्स क्रिएट करता है। जैसे आप देखो कहीं हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह या दौड़ लगा के या कहीं बहुत जगह से चल के आए, तो हमारी मसल में जो लेग्स में जो क्रैम्प्स आने लगते हैं, नहीं आने लगते हैं, ऐठन सी आने लगती है, ये हाँ। थकान होने लगती है। थकान क्यों होती है? क्योंकि बेटे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है। लैक्टिक एसिड जब जम जाएगा तो थकान क्रिएट करेगा। तो इसको मिटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बेटे हम मसाज करें, हॉट वाटर मसाज कर लें या गर्म पानी से उसको धो लें या मसाज कर लें तेल वगैरह की। तो वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड को मसाज करने से, नहाने से क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, और ये फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड खत्म, हमारी पैर की थकान क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ में आया? हाँ हाँ मामा जी। क्लियर हुआ? और ये बेटे हाँ। जैसे जो भी एनिमल भागने वाले हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, डियर, चीता वगैरह, सब में ये प्रॉब्लम आ सकती है और आती है। रीड करो उसको बेटे। Process of respiration. Step 1. Glucose, which is 6 carbon molecule, it breaks down into a 3 carbon molecule called pyruvic acid. This is called glycolysis. This takes place in the cytoplasm, not in mitochondria. Pyruvate is an intermediate product common to all three pathways. Formula of pyruvate. Step 2. The pyruvate thus formed further breaks down in any of the two manner depending on the availability of oxygen. In presence of oxygen, pyruvate breaks down into carbon dioxide and water. This process takes place in mitochondria and energy is released. These, in absence of oxygen, first in yeast and in some anaerobic bacteria, pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide. This takes place in cytoplasm. Second, in humans, if there is lack of oxygen in muscle cells in case of vigorous activity, pyruvate is converted into lactic acid, which is a 3 carbon molecule. It is because oxygen gets used up faster in the muscle cells than can be applied by the body in case of vigorous activity like exercise, running, etc. So some anaerobic respiration takes place. This lactic acid gets built up in our muscles and can cause muscular cramps. Painful contraction of muscles are called cramps. To get relief from muscle cramps, we can take a hot water bath or massage. It improves the circulation of blood in the muscles. This oxygen then breaks down lactic acid accumulated in muscles into carbon dioxide and hydro and water, gives relief from cramps. This can take place in other animals like lions, tiger, deer, cheetah, etc. When they run fast and they can also get cramps. वेरी। अब देखिए बेटे हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, कि बेटे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर हमारे पास दो टाइप का रेस्पिरेशन हो गया, एक एरोबिक एंड एक एनारोबिक। एरोबिक का मतलब क्या है, जो पहले वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसमें बेटे ग्लूकोज क्या होता है हमारा, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होता है और 38 ADP निकालेगा। एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा। समझ में आया? हाँ मामा जी। तो बेटे यहाँ पर जो हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन का है, मेनली पार्टली साइटोप्लाज्म में और मेनली क्या होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, 38 ADP की एनर्जी निकलती है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो ये साइड क्या है हमारा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की है। और मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, एरोब्स बोलते हैं। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो बेटे एब्सेंस ऑफ फैट गैस में होगा, यहाँ पर मेनली जो ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 ADP मॉलिक्यूल्स निकले हुए, सिर्फ उतनी एनर्जी निकलती है। जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, हमारी मसल सेल्स हैं, या फास्ट रनिंग एनिमल्स में वहां होता है बेटे। तो फर्मेंटेशन क्या होती है प्रोसेस, जब इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और उसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो बेटे जैसे अल्कोहल बनाने में ये प्रोसेस यूज होती है, जैसे इडली है, डोसा है, जलेबी वगैरह बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? हाँ। आजकल तो क्या है बेटे, सोडा मिला देते हैं, बेकिंग सोडा।
लेकिन पहले बेकिंग सोडा की बजाय ईस्ट मिलाया जाता था और रात भर उसको रख दिया जाता था। तो वो रात भर में क्या होता था, बहुत ज्यादा बन जाता था, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल भी बनता था और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या हो जाता था, वो फूल जाता था। तो जो बेटे जो आपने एसिड बेस में बेकिंग सोडा का पढ़ा, वही सेम यहाँ पर होता है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर ये नेचुरल है तो ये नुकसानदायक नहीं है। क्लियर? हाँ मामा जी। पढ़िए। Types of respiration. Depending on the availability of oxygen for the oxidation of food, respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration. It is a type of respiration which occurs in presence of oxygen. During this process, glucose molecule is completely break down into carbon dioxide and water by the oxidation process. This results in the production of ATP, which is the source of energy. In this process, one glucose molecule produces energy-rich ATP molecules. Mitochondria is aerobic respiration in the cells, partly in the cytoplasm. Most of the living organisms does aerobic respiration. They are termed as aerobes. Anaerobic respiration. It is a type of respiration which occurs in the absence of oxygen. In this process, two ATP molecules are formed from one glucose molecule. Yeast, for example, yeast, some bacteria and muscles of humans and fast-running animals. Fermentation, yeast and some bacteria respire anaerobically and produce ethanol and carbon dioxide. This process is called fermentation. बेटे इनको हम एनारोब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? Anaerobes. अब ये डिफरेंस पढ़ो बेटे। Difference between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration utilizes oxygen, anaerobic respiration in the absence of oxygen. And products are carbon dioxide and water, and products are ethanol and carbon dioxide or lactic acid. Energy release is considerably large, energy release is less. Complete breakdown of food occurs, partial breakdown of food occurs partially in cytoplasm and partially in mitochondria, occurs only in cytoplasm. तो बेटे ये आपको जो है समरी आपको एग्जाम में आ जाती है, ये आपको ऐसा डायग्राम बना के आ सकता है। तो ये बुक में भी आपका डायग्राम, जिसमें आपने ये पायरुवेट और ये तीन पाथ दिखा दिए, एब्सेंस ऑफ O2, लैक ऑफ O2 एंड प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये तीनों चीजें मान लीजिए आपसे तीन पाथवे पूछते हैं, तो आप ये डायग्राम एग्जाम में बना करके आ सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। अब रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती हैं बेटे? जो हमारी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होती है, हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, क्योंकि इन्हीं का हमारा ऑक्सीजन अंदर आती है सेल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। और इनको जो एक्सचेंज करने वाले सिस्टम है उनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि प्लांट्स में, एनिमल्स में जो नॉर्मल है उनमें तो नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वहां ये रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होते हैं। इसको रीड करो बेटे। Respiratory gas. In plants and animals, respiration involves exchange of oxygen and carbon dioxide. Hence, these two gases are called gases, respiratory systems. For the process of respiration, the plants and animals have developed specific respiratory systems. The exchange of gases possible only through this respiratory process system. अब ये बेटे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फिर अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, परसों। ओके। ठीक ठीक है। ओके बाय। बाय।